सोले करके यहाँ प्रोफेसर थे। एक बार मैंने उनको कहा कि अनिल, हमको नागपुर शहर का जो सीवेज वाटर है, टॉयलेट का पानी है, वो बेचेंगे हम लोग उसको रिसाइकलिंग करके। तो उन्होंने, अब मैं नेता हूँ तो बेचारे क्या कहेंगे मुझे, बोले बात बोलते बोलते उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, आप नितिन जी कुछ भी बताते हैं, ये कभी होने वाला है और ये कैसे होगा? मैंने बोला अनिल, सब कुछ होगा। हमने रिसाइकलिंग प्लांट लाया और हमारे सीवेज वाटर को भांडेवाड़ी में हमने रिसाइकलिंग किया। आज हम हमारा पानी कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट के दो बड़े महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उनको देते हैं। कैन यू इमेजिन हमको कितना पैसा मिलता है? हमको 325 रुपए साल के पानी बेचकर मिलते हैं, 325 करोड़। और अभी पेंच से जो पानी आता था, जो नागपुर महानगर पालिका पीने के लिए यूज़ करती थी, वो अभी क्या हुआ कि वो उस समय पानी पावर प्रोजेक्ट को भी जाता था, पेंच पावर वाटर प्रोजेक्ट से। अब उनका पानी सेविंग हो गया तो नागपुर को पूरा पानी मिल गया। और वहाँ रामटेक में जो किसान हर बार ये संघर्ष करते थे कि हमारा पानी नागपुर शहर ने भगा, क्योंकि उनको खेती के लिए पानी नहीं मिलता था, अब उनको खेती के लिए भी पानी मिलने लगा। तो विन विन सिचुएशन में ये वेस्ट टू वेल्थ का अच्छा उदाहरण है। अब ये आइडिया पूरी नहीं हुई, मैं नहीं कर पाया। बहुत सी चीज़ें तो मैं खुद प्रयोग करता हूँ, पर ये प्रयोग आगे का मेरे लिए अभी तक नहीं संभव हुआ, पर टेक्नोलॉजिकली प्रूवन है। वो ऐसा था कि हमारे गंदे पानी से, जो हमारे यहाँ 9 बायोडाइजेस्टर है, उसमें से हम पानी जब साफ करते तो हमने एक प्रयोग किया कि ये गंदे पानी से मीथेन निकालना और बायोडाइजेस्टर में ऑर्गेनिक वेस्ट को डालना है। जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट की वेस्ट है, रेस्टोरेंट की है, कम से कम 150-200 टन नागपुर में निकलती थी, वो उसमें डालना। और ये गंदे पानी से मीथेन निकालकर, ये दोनों से मीथेन निकालकर, मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG निकालना। अब बायो CNG ट्रांसपोर्ट करने में अड़चन का है, तो फिर हमने तय किया कि हम बायो LNG बनाएंगे ताकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसान हो। और बायो LNG जब हम लोग ले जाएंगे तो उसको कॉम्प्रेस करते हैं तो बायो CNG भी मिलता है। नागपुर में एक पंप है, अभी नागपुर में हमने इतनी गाड़ियाँ कन्वर्ट की, बसेस कन्वर्ट की, 2 व्हीलर अपना 3 व्हीलर कन्वर्ट किए, तो बहुत सक्सेसफुल प्रयोग हुआ। 100-150 बसेस कन्वर्ट हुई डीजल के बजाय बायो CNG पर। अब मेरा सुझाव यही है कि देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल, इकोनॉमिक वायबिलिटी, प्रूवन टेक्नोलॉजी, मार्केटेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो ऐसी बहुत सी बातें जो है वो इसमें आप लोगों को सोचकर आप कर सकते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे देश में जो अभी हमारा ग्रोथ रेट है, GDP है, उसमें 22-24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 52-56% सर्विस सेक्टर से आता है और 9-12% ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड इससे आता है। जबकि हमारी पॉपुलेशन जो भारत में है वो 65-70% ये रूरल इंडिया में रहती है, भारत में रहती है, जिसका उल्लेख अभी कर रहे थे, जो लोग सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। अब मुझे आपको यही रिक्वेस्ट करनी है, क्या हम लोग रूरल इंडिया का, भारत का जो एग्रीकल्चर इंडिया है, ट्राइबल इंडिया है, जहाँ फॉरेस्ट है, उस इंडिया का पर कैपिटा इनकम और उनका GDP ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन 20% कर सकते हैं क्या? अगर ये करेंगे तो शहर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और ये संभव है। मैं आपको तो हमारे यहाँ पाशा पटेल करके मेरे सहयोगी है, एग्रीकल्चर इसमें मूल्य आयोग के महाराष्ट्र में अध्यक्ष थे, किसानों में काम करते हैं, तो मैंने उनको बाम्बू लगाने के लिए लगाया। अब ये जालना में काफ़ी स्टील इंडस्ट्री बड़ी, 1,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं वो, तो मैंने उनको एक प्रोजेक्ट दिया कि बाम्बू किसान लगाए। अब कोयले का कीमत बढ़ गई है, तो कोयले के बजाय बाम्बू को यूज़ करें। बाम्बू की कैलोरी की वैल्यू 4,000 है, तो कोयले से बाम्बू बॉयलर में जलाना सस्ता पड़ सकता है, पोल्यूशन के लिए भी कोयले से कभी भी अच्छा ही है। तो अब उन्होंने सक्सेसफुली प्रयोग किया और कहा कि हम लेंगे 3,500 से 4,000 रुपये टन बाम्बू लेंगे, तो कैलोरिक वैल्यू के हिसाब से भी वो सस्ता पड़ता है। तो अभी अगर वो स्टील इंडस्ट्री पूरी जालना की अगर बाम्बू यूज़ करेंगे तो उनको कम से कम 40 से 50,000 टन पर डे चाहिए। तो जो वेस्ट लैंड मराठवाड़ा, भी वो पाशा पटेल ने काफ़ी लगाया, वेस्ट लैंड है, ख़राब है, वहाँ 1 एकड़ में अगर बाम्बू, भीमा बाम्बू की जात बहुत अच्छी अगर लगाई तो साधारणतः
200 टन पर एकड़ प्रोडक्शन 2 साल के बाद आता है। तो कम से कम अगर 3,000 का प्रॉफिट, 6 लाख रुपए हुए, 50-60 हज़ार खर्चा भी गया तो भी 4 से 5 लाख रुपए एकड़ प्रॉफिट हो सकता है। तो नेचुरली इससे वहाँ पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, रोजगार पैदा होगा, पर परचेसिंग पावर बढ़ेगी। ये इनोवेटिव आइडियाज़ है। और इसलिए अब हमारी आइडिया जो है, रूरल एंड एग्रीकल्चर इंडिया में जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, वहाँ के रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। अभी एक कल मुझे नासिक से एक सह्याद्री फार्म करके, वहाँ एक यंग लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट है। वो ग्रेप वगैरह वहाँ के सब एक्सपोर्ट करते हैं। अब दुनिया का मार्केट हमारे लिए खुला है। इंटरनेट से हम वर्ल्ड से जुड़े हैं। और अब दुनिया के लोग कोई भी चीज़ लेने से चाइना की तुलना में इंडिया को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और इसलिए मैं आज आपको 2 बात आखिरी में कहूँगा कि जैसे आपने एक बात ये तय की है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, वैसे इसके साथ दूसरी बात को आप जरूर जोड़िए कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो कौन सी चीज़ इंडिया से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका अध्ययन करके लोगों को बताइए। अभी हमारे यहाँ, हम विदर्भ में कॉटन, सूत, अभी ये जर्सी है कॉटन की मैंने पहनी हुई, कल उन्होंने सह्याद्री वालों में, इसके ऊपर एक साइन है, ये दिखाने के बाद ये साइन जो है, इसके ऊपर अगर आपने स्कैन किया तो ये कौन से किसान का कपास है, कहाँ से सूत हुआ है, पूरी जानकारी मिलती है। ये 100% कॉटन है, उन्होंने ही तैयार की थी। तो अब यही जर्सी अगर कॉटन की प्योर बनाकर अच्छी है बहुत, तो अब हमने तय किया कि हम कॉटन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सूत एक्सपोर्ट करेंगे। हम सूत एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे। अब पूरी विदर्भ की इकोनॉमी, और राठी जी बैठे हमारे विदर्भ इंडस्ट्री के चेयरमैन, अगर विदर्भ की पूरी इकोनॉमी में अगर हमारा कॉटन एक्सपोर्ट हो जाएगा तो किसान को 10,000 रुपये क्विंटल भाव मिलेगा। 1 एकड़ में कम से कम 8 क्विंटल 10 क्विंटल लगाया तो भी 50,000 रुपये 60,000 रुपये एकड़ फायदा होगा। तो यहाँ की इकोनॉमी बदल जाएगी। अब बांग्लादेश को पूरा, मैं अभी बांग्लादेश के संपर्क में हूँ और वहाँ कॉटन बहुत लग रहा है, सूत लग रहा है, कपड़ा लग रहा है, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट में वर्ल्ड लीडर बन गए। तो उनके पास कपास नहीं है। तो विदर्भ का कपास नागपुर से डायरेक्ट कलकत्ता हल्दिया ले जाना, और हल्दिया से बार्ज पर वो ढाका ले जाना या पानगांव लेके जाना, और वहाँ से एक लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके विदर्भ का पूरा कपास वहाँ एक्सपोर्ट हो सकता है क्या, संतरा एक्सपोर्ट हो सकता है क्या। तो अब ये काम पर हम पूरे लोग एग्रो विजन में लगे हैं। तो नेचुरली यहाँ का मार्केट मिल जाएगा तो परिस्थितियाँ बदल जाएगी। तो मेरा आपको एक ही कहना है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना ये दूसरा मंत्र है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी ये टेक्नोलॉजी और रिसोर्स से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पर सबकी सक्सेस स्टोरी है, आप सबको फेलिसिट कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे लगती है कि इन्हीं लोगों को एक दूसरा चैलेंज है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या हम लोग इंपोर्ट करने की जो लिस्ट आज हमारे देश में जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी लिस्ट उपलब्ध है। मैं एमएसएमई का मंत्री था तो मैंने कराई थी। वो तैयार करके हमारे देश में वो चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं क्या इंपोर्ट करने के बजाय, और दुनिया को जो लग रहा है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या। देखिए, इंजीनियरिंग मैन पावर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे पास है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है। अब हमने रोड बनाए, जलमार्ग बना रहे हैं, थोड़ा हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। पावर हमारे पास है, वाटर हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो अब ये सब बातों का उपयोग करके हम सभी क्षेत्रों में हमारी एक्सपोर्ट को अगर 2 गुना 3 गुना बढ़ाएंगे तो हमारी इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जितनी आवश्यक है उतना ही हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को कम करना होगा। और इसलिए जो आप जैसे यंग टैलेंटेड लोग हैं जो इनोवेशन और रिसर्च के आधार पर नए नए चीज़ों को बना रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी है इस बात की